जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। 2 महीने पहले की बात है जो कांग्रेस अप्रैल में परिसीमन बिल को लेकर, संसद में संख्या को लेकर इतने आत्मविश्वास में थी, सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दे रही थी कि हम तो हराकर छोड़ेंगे। आज 2 महीने बीतने के बाद वही कांग्रेस बैकफुट पर है, अलग थलग पड़ी हुई है और संसद के अंदर संघर्ष कर रही है। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि इंडी गठबंधन की पार्टियां वो साथ देने को तैयार नहीं है और अपनी पार्टी के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, सांसद नाराज है, वो अलग है। सोनिया गांधी ने अभी 10 जनपद पर पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक ली है, जिसमें सोनिया गांधी तो थी ही, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, जयराम रमेश, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, कुमारी शैलजा और मणिकम टैगोर, ये लोग थे। पार्टी के बड़े नेता शामिल थे, वरिष्ठ नेता शामिल थे। अब संसद सत्र से पहले, जो मानसून सत्र आ रहा है उससे ठीक पहले ये बैठक हुई है और उसमें कांग्रेस की हालत देखी गई है कि आप किन चीजों का विरोध करने की स्थिति में हो और किसका नहीं, और उसमें आपको किसका समर्थन मिल सकता है। अब कांग्रेस ने यहाँ जो तय हुआ है इसके बाद जो इनकी चर्चा हुई बैठक में, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को कि जो परिसीमन बिल है उस पर उसकी चर्चा के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग की जाए और पहले हमें जो है इसको समझने के लिए वक्त दिया जाए। अब आप ये देखेंगे, जब अप्रैल में सरकार ये लाई थी तब खड़गे को नहीं याद आया था कि ऑल पार्टी मीटिंग कर ले और परिसीमन पर चर्चा कर ले, एक सहमति बना ले। 2 महीने तो हुए हैं, वही परिसीमन बिल है, वही 50 का फॉर्मूला है, 50% सीट का फॉर्मूला, वही महिला आरक्षण बिल है। तब तो इन्होंने पूरा बहुमत इकट्ठा करके उसको खारिज करवा दिया, पूरी ताकत लगा दी। लेकिन आज जब ताकत नहीं बची है तो कांग्रेस धीरे धीरे बैकफुट पर आ रही है कि चलो इस पे चर्चा कर लो, इस पे बात कर लो, इस पे कोई शर्त रख के मनवा लो, या फिर थोड़ा थोड़ा विरोध करके या फिर वॉकआउट कर ले, बजाय कि वोटिंग फेस करने के वॉकआउट कर ले, जिससे कि ये भी ना हो कि हार गए और बीजेपी अपने आप संख्या कम हो जाएगी, बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। तो कांग्रेस लड़ने भिड़ने के मोड में नहीं है और यही इन्होंने इसमें तय किया है कि परिसीमन बिल पर पिछली बार की तरह लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर उसमें तो इन्हें पता है कि हार की स्थिति बन चुकी है इनकी। और जो दूसरी चीजें हैं जैसे कि E20 हो गया या फिर पेपर लीक हो गया और महंगाई, बेरोजगारी, जो परमानेंट इनके मुद्दे रहते ही रहते हैं, इसको लेकर हम विपक्ष के साथ, बाकी दलों के साथ बात करेंगे और उस पर जो है विरोध किया जाएगा। संसद चलाने में समस्या पैदा की जाएगी। वो जो ये सब करते हैं, बाहर प्ले कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पहुंच जाएंगे, तो वो सब करेंगे और परिसीमन बिल पर बीच बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे। अब कांग्रेस यहां तक स्थिति आई कैसे इनकी? अभी इनकी इंडिया अलायंस की बैठक है 19 तारीख को, सत्र से पहले, और कांग्रेस को उसमें डर ये है कि उसमें पूरी पार्टी एनडीए अलायंस की आ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि इन कुछ महीनों में स्थितियां ऐसी बन गई हैं। एक तो कांग्रेस ने जो गिरगिट जैसा रंग बदला, डीएमके के साथ झगड़ा हो गया, डीएमके के सांसद नाराज, स्टालिन नाराज, वो इनके तो बैठकों में आना नहीं चाहते, संसद में इनके साथ बैठना नहीं चाहते, बल्कि अब उनकी बातचीत बीजेपी के साथ चल रही है परिसीमन बिल को लेकर। उनके नेता कह रहे हैं कि हाँ, हम इस पर, जो हमारे पास प्रस्ताव आएगा हम उस पर विचार करेंगे। पहले तो सिरे से खारिज कर रहे थे। टीएमसी का हाल देखो कि ममता बनर्जी है लेकिन पीछे पार्टी नहीं है। आज भी उनकी एक नेता सांसद जो है कोयल मलिक, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, पार्टी खाली होती जा रही। मदन मित्रा करीबी उनके, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो उनकी पार्टी, वो पार्टी बिना नेता है इस वक्त। ममता बनर्जी वो आएंगी भी तो फायदा क्या है? संसद में तो कोई उनके पक्ष में, मतलब उनके अपने सांसद है नहीं उनके पास। उद्धव ठाकरे आएंगे भी तो क्या फायदा? 6 सांसद चले गए, 3 बचे हुए हैं। और उसमें भी संजय राउत ने अब कहा है कि हम इस पर जो है विचार करेंगे, कुछ चीजें देखेंगे, हम इसको समर्थन कर सकते हैं। इनके भी रुख बदले बदले आ रहे हैं, क्योंकि उधर से शरद पवार का रुख बदल गया है। शरद पवार आएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपना समर्थन पहले ही दे चुके हैं। सुप्रिया सुले बोल चुकी है। छोटी छोटी पार्टियां हैं अब एक एक का सांसद वाली, उनसे बहुत असर पड़ता नहीं है। जो बड़ी पार्टियां इनके गठबंधन में हैं, अब वो पूरी तरह से इनका साथ देने को तैयार नहीं है और किसी के पास साथ देने की स्थिति ही नहीं है। अखिलेश यादव बचते हैं, अखिलेश यादव साथ दे सकते हैं क्योंकि उन्हें अभी बीजेपी का विरोध करना है, लेकिन अभी कांग्रेस और सपा के बीच में स्थितियां अच्छी नहीं है।
इनके बीच भी एक टकराव चल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर। तो वो भी पूरी तरह से कांग्रेस के पीछे खड़े नजर नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव को यूपी चुनाव के कारण एक बड़ा नेता बनते हुए दिखना है। हालांकि कांग्रेस ने अपने एजेंडे में राम मंदिर का जो अभी वहां पर जो चढ़ावे की चोरी हुई है उस मुद्दे पर भी हंगामा करने की इन्होंने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है, तो अखिलेश यादव उसमें साथ दे सकते हैं। वरना इनके पास कोई बड़ी पार्टी नहीं है। जो लोकसभा सांसद वाली देखी, सबसे ज्यादा डीएमके और टीएमसी थी, दोनों ही डीएमके नाराज है और टीएमसी खाली हो चुकी है। तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि हम अगर विरोध भी करें तो हम जीत नहीं सकते, और जीत नहीं सकते तो लड़ाई में जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि फिर हार का तमगा लग जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो हम जीत का झंडा लेकर घूम रहे थे। तो पूरी तरह से कांग्रेस बैकफुट पर है और इनके लिए एक बड़ी हार इंतजार कर रही है संसद सत्र में, क्योंकि बीजेपी ने 2/3 बहुमत जुटा लिया है और 2/3 का 360 प्लस सांसद हो चुके हैं। और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि छोटे दल और बड़े दल मिलाकर ये स्थितियां बन रही हैं। 298 तो पहले ही पिछली बार बीजेपी को पड़ गए थे, अब उसमें अगर डीएमके और देखिए जो आएगा साथ में वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में साथ देंगे राज्यसभा में नहीं देंगे। और राज्यसभा का आंकड़ा तो काफी पहले बीजेपी पूरा कर चुकी है। और अभी देखिए जो उद्धव ठाकरे के सांसद है उनको लेकर स्पीकर ने फैसला लेना है 20 तारीख को, तो उस पर फैसला हो जाएगा। अगर वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में आ जाते हैं तो पूरी तरह उधर शामिल हो जाएंगे। उनके 6 सांसद हैं, अब 8 सांसद शरद पवार के मिल जाएंगे। फिर 22 सांसद करीब जो हैं ये डीएमके की तरफ से है, 3 जो है उनके वीसीके और एमडीएमके जो सहयोगी पार्टी है, डीएमके इस तरफ जाएगी तो वो भी इसी तरफ वोट देंगे। फिर हो गई ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद, 20 से ऊपर सांसद उनकी पार्टी के हैं। तो ये सब मिलाकर 298 में आप मिलाएंगे तो आंकड़ा 360 प्लस का जा रहा है। इसके अलावा इनके पास वाईएसआरसीपी है, कुछ निर्दलीय 11-12 जो है निर्दलीय सांसद, और एक सांसदों वाली पार्टी जैसे कि जो है भारतीय आदिवासी पार्टी है या फिर अकाली दल के एक सांसद हैं। तो पप्पू यादव भी किस तरह वोट डालेंगे कांग्रेस को, ये भी इसकी पुष्टि नहीं है। तो इसमें कुल मिला के देखेंगे तो आंकड़ा 360 प्लस का बीजेपी का हो जाता है। और यहाँ पर पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए 360 बनता है, वो भी तब जब फुल स्ट्रेंथ होगी, यानी कि दोनों तरफ के बराबर सांसद आए होंगे पूरे के पूरे तब। अब अगर कोई वॉकआउट कर जाए, कोई आए ही नहीं, तो फिर आंकड़ा घटकर और नीचे आ जाता है, जो 350 तक हो सकता है, और वो बहुत आराम से बन रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के भी कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। मनीष तिवारी नाराज है, शशि थरूर नाराज है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, और भी सांसद है। तो आंकड़ा बीजेपी ने जुटाया हुआ है। 3 बिल तैयारी में है, जिसमें परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल तो आएगा ही आएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा चल रही है और यूसीसी की भी चर्चा चल रही है। हालांकि इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये दोनों आएंगे ही आएंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन के ज्यादा चांस है, क्योंकि बीजेपी उसे आगे जल्दी लागू करना चाहती है। अभी वो आएगा तो जेपीसी में भी जाना है, ऐसा तो है नहीं कि जेपीसी में जाए बिना होगा नहीं, यूसीसी भी आएगा तो जेपीसी में ही जाएगा। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन की एक डेडलाइन है, तो इसीलिए उसको लाया जा सकता है। यूसीसी की भी चर्चा है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं है, पर ये परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल तो आना ही है और पास भी होना है। 2 महीने के अंदर पूरी की पूरी स्थितियां बदल चुकी है, कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई है। और आपको तो अभी संसद सत्र जब चलेगा तब आपको बहुत सारी और चीजें देखने को मिलेंगी कि कहाँ डीएमके के सांसद बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी कि हमें कांग्रेस से अलग बैठाएं। अभी तक तो साथ बैठते थे। कांग्रेस जो विपक्ष का ओवरऑल समय था उसमें जो इंडिया अलायंस वाले थे उनके साथ इनका समय बंटता था, अभी अपने लिए अलग मांगेंगे। और यहाँ तक कि जो टीएमसी वाले हैं वो कहाँ बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमें टीएमसी का हमको नहीं चाहिए, अभी हम नहीं बैठना चाहते, कांग्रेस के साथ नहीं बैठना चाहते हैं, वो अलग बैठेंगे। अभी तो उद्धव ठाकरे वाले भी अलग बैठेंगे। तो थोड़ा बदला बदला नजारा आपको नजर आएगा। संसद के अंदर जो अभी तक इस तरफ बैठते थे वो उस तरफ बैठे हुए नजर आएंगे, और पार्टी में ही अपने 2 टुकड़े हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे के 6 इधर बैठेंगे, 3 उधर बैठेंगे। अभी जो उनके 3 बचे हुए हैं तो वो उस तरफ बैठेंगे, जिनमें जो है अरविंद सावंत है, अनिल देसाई है और एक और है जिन्होंने अभी इस तरफ नहीं आए। तो आपस में ही एक ही पार्टी के सांसदों में भी टकराव देखने को मिलेगा।
और कांग्रेस के लिए स्थिति ये होगी कि कितना अपमानित कम हो, यानी कि हार को कितना कम करना। हारना तो है ही, चाहे कोई भी बिल आए, चाहे वो 50% बहुमत वाला आए या 2/3 बहुमत वाला आए, इनका टारगेट है कि अपनी हार को कम करना। चाहे आप वॉकआउट करके आप अपनी स्थिति बचाओ या फिर आप जो है एक शर्तों पर आधारित समर्थन दे दो। हालांकि कांग्रेस को परिसीमन बिल से सबसे ज्यादा समस्या है। इन्होंने उसका विरोध, जब दूसरी पार्टियां तरीका निकाल रही हैं, जैसे शरद पवार ने तरीका निकाला कि चलो भाई विलय वगैरह बाद में होगा, लेकिन अभी हम इसके लिए समर्थन करेंगे, और कुछ और छोटी पार्टियां भी हैं वो भी तरीका निकाल रही हैं, और जैसे बीजेडी है या फिर वाईएसआरसीपी है कि अब इतनी महत्वाकांक्षी चीज है और इतना बड़ा बदलाव है, परिसीमन होना ही होना है, तो फालतू में अड़ंगा लगा के क्या करना है। तो जब ये तरीके निकाले जा रहे हैं तो कांग्रेस फिर भी अड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस की समस्या परिसीमन के बाद होने वाला बदलाव है। और इस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं कि जब सीट बदलेंगी, जिसमें 50% का फॉर्मूला लागू होगा, जिसमें उत्तर भारत के राज्यों की सीटें भी बढ़ेंगी, दक्षिण भारत के भी बढ़ेंगी, लेकिन होगा क्या कि यहाँ कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ठीक ठाक सीटें जो है हो जाएंगी और कांग्रेस के लिए उन राज्यों में 0 है। जैसे कि यूपी में 120 सीटें हो सकती हैं, और बिहार में 60+ सीटें हो सकती हैं, और महाराष्ट्र में 70+ सीटें जाएंगी। और कांग्रेस के लिए इन राज्यों में हालत बहुत खराब है। कांग्रेस को डर यही है, ऐसा नहीं है कि इनको दक्षिणी भारत से बहुत प्यार है कांग्रेस को, ऐसा नहीं है। यहाँ समस्या ये है कि वहां सिर्फ केरल में कांग्रेस जीत पाती है, कुछ तेलंगाना कर्नाटक में टकराव रहता है, टक्कर रहती है, और डीएमके और तमिलनाडु में तो ये बैसाखी के साथ कुछ सीटें पाते हैं। तो बैसाखी कितनी मजबूत होगी इसके ऊपर है। तो उत्तरी भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ठीक ठाक सीटें हैं और कांग्रेस वहां पर नगण्य है, वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि उसकी सीटें यहां से आना तो नामुमकिन है, तो वो अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी कमजोर हो, तो मजबूत कौन होंगी? क्षेत्रीय पार्टियां। कांग्रेस तब भी मजबूत नहीं होगी और कांग्रेस की वही जो है मतलब टूटी फूटी सरकार बनाने की स्थिति में आएगी, जिसमें कांग्रेस हमेशा दबाव में रहती है। तो इसलिए कांग्रेस को बीजेपी से समस्या नहीं है कि बीजेपी कितनी सीटें जीत जाएगी। कांग्रेस को समस्या ये है कि वो क्षेत्रीय दलों के आगे बहुत कमजोर है, तो वो जीत नहीं सकती है। इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वरना तो ना तो अखिलेश यादव को समस्या है अंदरूनी तौर पर, यूपी की सीटें बढ़ेंगी, उनको क्या समस्या है? ना तो यहाँ से राजद को समस्या है, नहीं तो महाराष्ट्र में शरद पवार उद्धव ठाकरे को समस्या है। सिर्फ कांग्रेस की ये समस्या है। और ये भी लगता है कि बीजेपी उत्तरी भारत में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती है, तो उसको इन चुनाव में, आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। तो कांग्रेस जो है इसी वजह से परेशान है। लेकिन अब परेशान होकर आप कुछ नहीं कर सकते हो जब आप अलग थलग पड़े हो और आपके पास अपनी संख्या नहीं है, अपनी ही पार्टी टूट फूट से गुजर रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी को विदेश से घूम घाम कर आ गए हैं, मन शांत करके आ गए होंगे, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।